किसी भी वक्त हमारे दिल्ली के सारे अस्पतालों में लगभग 60-70% मरीज दिल्ली के बाहर से, देश भर से लोग आए हुए होते थे। हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन इस वक्त दिल्ली खुद बहुत बड़ी समस्या में है। दिल्ली में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उसके इंतजाम करने के लिए दिल्ली सरकार, आपकी सरकार, बेड्स का इंतजाम कर रही है। चारों तरफ अस्पतालों में बेड्स का इंतजाम कर रही है। ऐसी स्थिति में अगर हमने दिल्ली के अस्पताल पूरे देश के लोगों के लिए खोल दिए तो दिल्ली के लोगों को जब कोरोना होगा तो वो कहां जाएंगे? इस पे हम लोगों ने जनता से विचार मांगे थे। 7.5 लाख लोगों ने अपने सुझाव भेजे और 90% से ज्यादा लोगों का यही कहना था कि कोरोना तक, जब तक कोरोना है दिल्ली में, तब तक दिल्ली के अस्पताल केवल दिल्ली वालों के लिए रिजर्व होने चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने एक 5 डॉक्टर्स की कमेटी बनाई। बड़े बड़े डॉक्टर्स थे। डॉक्टर महेश वर्मा वाइस चांसलर हैं आईपी यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर सुनील कुमार मेडिकल डायरेक्टर हैं जीटीबी हॉस्पिटल के, डॉक्टर अरुण गुप्ता ये प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, डॉक्टर आरके गुप्ता ये एक्स प्रेसिडेंट हैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के, डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा ये ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर हैं मैक्स हेल्थ केयर के। इन 5 लोगों की कमेटी ने विचार विमर्श करके और दिल्ली की जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर नज़र डाल के उसको सारे को एसेस करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। और उन रिपोर्ट में और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि अगर दिल्ली में इस वक्त कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और जून के अंत तक दिल्ली को लगभग 15,000 बेड्स की ज़रूरत होगी। ये कहाँ से आएंगे? तो इसीलिए उनका ये सुझाव है कि दिल्ली के सारे अस्पताल केवल दिल्ली के लोगों के लिए कुछ महीनों के लिए होने चाहिए और दिल्ली के अस्पतालों को पूरे देश के लोगों के लिए फ़िलहाल नहीं खोलना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि अगर सबके लिए खोल दिया तो 3 दिन के अंदर आज जो 9,000 बेड दिल्ली सरकार ने कोविड के पेशेंट्स के लिए रखे हैं, ये मात्र 3 दिन के अंदर भर जाएंगे। केजरीवाल साहब का ये ऐलान आपने सुना। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दिल्ली के अस्पताल, दिल्ली में 2 तरह के अस्पताल हैं, केंद्रीय सरकार के अस्पताल हैं, एम्स, सफदरजंग और 2-3 और अस्पताल, बड़े बड़े बहुत से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हैं जिसमें कई राज्य के साथ मिलके हैं, कई केंद्र के साथ मिलके, और बहुत सारे दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले अस्पताल हैं और एमसीडी के अस्पताल हैं। तो दिल्ली की सरकार ने ये फैसला जो लिया है वो आपने उनसे सुन लिया, केजरीवाल जी से। ये दिल्ली राज्य के हाथ में जो अस्पताल हैं ये उनके लिए है, केंद्रीय सरकार के जो अस्पताल हैं ये उनके लिए फैसला नहीं। और जैसा वो कह रहे हैं कि ये कोरोना काल के लिए है, खैर इसकी बात वो जाने, लेकिन जो वजह है वो आप इस कथा में सुन सकते हैं। नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज अभी सुबह सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर है। एक नीलम कुमारी नाम की महिला जो करीब 8 महीने की गर्भवती थी और गाजियाबाद के खोडा कॉलोनी की रहने वाली थी, कल एक एम्बुलेंस में उसको लेके उसके परिवार के लोग नोएडा के लगभग हर अस्पताल में गए। सब जगह से उन्हें ना किया गया। उसे जो शिकायत थी वो ऐसी थी जो कोरोना से मिलती जुलती थी, सारे सिम्टम कोरोना के थे, लेकिन उसे मना कर दिया गया। आखिर में भटकते भटकते 8-10 घंटे भटकने के बाद उसी एम्बुलेंस में उसकी मृत्यु हो गई। बहुत ही दर्दनाक, बड़ी लोमहर्षक घटना है, हिला देने वाली घटना है। इसके पहले दिल्ली से बहुत से वीडियोज़ आए हैं, बम्बई से बहुत से वीडियोज़ आए हैं, अहमदाबाद से बहुत से वीडियोज़ और स्टोरीज़ आई हैं। उनके हम एक के बाद एक जिक्र कर सकते हैं। उन सब में यही है कि लोग अस्पतालों में एडमिशन के लिए भटकते रहते हैं, कभी एम्बुलेंस में मर जाते हैं, कभी अस्पताल के सामने उनकी मृत्यु हो जा रही है, कभी थक हार कर लौट के घर पहुंचने पे उनकी मृत्यु हो जा रही है। उनको इलाज नहीं मिल रहा है, उनको एडमिशन नहीं मिल रहा है अस्पतालों में। ये हालत बहुत गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है। इस पे हम विस्तार से बात करें इसके पहले हम हमारे देश में इस समय जो कोरोना की हालत है उस पर एक सहयोगी हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी पोस्ट इस बारे में रेगुलर लिखते हैं, बहुत ही तार्किक ढंग से तथ्यों पे
आंख रख के ऐसे एक अभिषेक नाम के युवा है, उनसे मैंने बात की है। थोड़ा इस चीज को जरा समझ लें कि हम हैं कहाँ पे और हुआ ऐसा हो क्यों रहा है। तो अभिषेक से जो बातचीत है वो जरा सुन लीजिए। तो तुम्हारे हिसाब से अभी पूरे देश पे जो स्थिति आज की तारीख पे है, हम दुनिया में अब किस नंबर पे पहुंच गए हैं नंबर ऑफ केसेस की तुलना? फिलहाल अभी हम लोग दुनिया में 6वें नंबर पे हैं और जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं हम अगले 3-4 दिन के अंदर 5वें नंबर पे होंगे। अच्छा, हमारी रफ्तार का मतलब 10,000 के आसपास केस रोज है। हम अगर मैं इसको 10,000 भी मानूं, अगर मैं ये जैसे आप पिछले 15-20 दिन में लगातार मल्टीप्लायर हो रहे हैं वैसे ना होके 10,000 भी रहा तो भी हम वो आंकड़ा पार कर जाएंगे। अच्छा, क्योंकि स्पेन और यूके जिनसे अभी हम कम्पीट कर रहे हैं एक तरीके से पॉजिटिव केसेस के मामले में, हाँ, वो उनके यहाँ केसेस उतने नहीं आ रहे हैं जितना शुरुआत में आ रहे थे। अब अच्छा, उनके यहाँ 1500, 1000, 800, 400, 500 ऐसे प्रतिदिन के हिसाब से केस आ रहे हैं। अच्छा। तो इसलिए अधिकतम से 4 से 5 दिन 4 से 5 दिन अधिकतम हम किस तीसरे स्थान पे होंगे? हम चौथे पे होंगे। फिर हम जो आंकड़ों में फिर एक लंबा गैप है हमारे रशिया, ब्राजील और यूएसए के बीच में। अच्छा, क्योंकि यूएसए तो अपने 20 लाख के आसपास चल रहा है, बाकी 4.5-5 लाख के आसपास हैं। तो थोड़ा समय लगेगा पर हम चौथे नंबर पे होंगे अगले 4-5 दिन के अंदर। अच्छा। डेथ काउंट में हम कहाँ हैं? और डेथ काउंट में पहले तो हम काफी पीछे थे और अब हम लोग लगभग 12वें नंबर पे आ चुके हैं डेथ काउंट में। हाँ, मतलब आज के 10-15 दिन पहले हम 18-19वें नंबर पे थे, पर आज की तारीख में हम 12वें नंबर पे हैं। उसकी वजह क्या है कि जो हमारी हॉस्पिटल कैपेसिटी थी, जो हमारी मेडिकल फैसिलिटी की कैपेसिटी थी, जी। अब हम लगभग उसके 100% इस्तेमाल के आसपास हैं। मतलब अच्छा, जहां भी आप अगर आजकल रोज आप देखेंगे ट्विटर पे, फेसबुक पे, तमाम जगहों पे ऐसे केसेस आ रहे हैं, किसी को एडमिशन नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में, बेड फुल हैं। अलग बेड सरकारों ने अरेंज किए हैं, लेकिन सिर्फ बेड अरेंज करने से काम नहीं होगा, आपको मेडिकोज भी उतने चाहिए उनको ऑपरेट करने के लिए। तो जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे और वैसे वैसे आपके मेडिकल सिस्टम कोलैप्स होने का खतरा बढ़ेगा और उस समय आपके यहाँ जो डेथ है आज 3-3.5% या 3% के आसपास जो आपकी मोर्टेलिटी रेट है वो बढ़ेगा। ईश्वर करे ऐसा ना हो, पर वो बढ़ेगा जब मेडिकल सिस्टम आपका कोलैप्स करेगा तो। अच्छा, अच्छा। तो अभी सबसे पहले किस सिटी को आप वल्नरेबल मान रहे हैं? जैसे बंबई में तो हालत सबसे ज्यादा खराब है, उसके बाद? बंबई में स्थिति बुरी जरूर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रवासियों के बाहर जाने से थोड़ी सी चीजें हो सकता है सरकार के लिए आसान हो, क्योंकि कम लोग हैं उनके पास जांच करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या है कि वो सरकार के लिए भारी पड़ेगी। पर एक बार दिल्ली जिस तरीके से बढ़ रही है, कोई बड़ी बात नहीं कि कुछ समय बाद आने वाले समय में हो सकता है कि दिल्ली सरपास कर जाए बंबई के फिगर को। अच्छा, और अहमदाबाद का क्या हाल है? अहमदाबाद में भी अभी मतलब करीब 14,000 केसेस हैं, जो शहर के हिसाब से काफी हैं। पर वहां धीरे धीरे अब सरकार काफी दिन से ये कर रही थी कि वो टेस्टिंग ही कम कर रही है। तो जब टेस्टिंग कम करेगी तो केसेस अपने आप कम आएंगे। इवन वो मतलब दो तरीके से टेस्टिंग में खेल कर रही है। एक तो उनके स्टेट लेवल पे टेस्टिंग के आंकड़े घट रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो टेस्टिंग वो कर भी रहे हैं वो नॉन कंटेमिनेटेड जोन के कर रहे हैं। मतलब अगर आप एक टर्म है टीपीआर, टेस्ट पॉजिटिविटी रेट, अगर आप अहमदाबाद का टीपीआर देखेंगे तो वो 20, 22, 25, 27, 28, 30% के आसपास रोज रहता है। तो ठीक, यानी आप समझिए कि हर तीसरा आदमी जो टेस्ट हो रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक। तो अहमदाबाद में मुझे लगता है केसेस से ज्यादा है। अगर टेस्ट किए जाएं तो वो इससे भयानक स्थिति होगी। अच्छा, डेथ रेट तो उनका बहुत हाई है। हाँ, डेथ रेट उनका बहुत हाई है। मतलब फिलहाल मुझे लगता है देश में दूसरे नंबर पे है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में काफी डेथ हुई है। तो इसलिए अगर रेट की बात करें तो वो दूसरे नंबर पे है और नंबर्स ऑफ डेथ में भी वो दूसरे नंबर पे है। अच्छा, ठीक। नंबर ऑफ डेथ में नंबर 1 अभी मुंबई है। अभी मुंबई है क्योंकि केसेस इतने ज्यादा हैं वहां पे कि उसकी वजह से वो नंबर 1 पे हैं। लेकिन वहां पे जो डेथ रेट है वो नेशनल एवरेज से कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर राष्ट्रीय औसत 3% के आसपास है तो वहाँ 3.5, 3.6, 3.7 ऐसे ही प्लस माइनस हो रहा है। और जो गुजरात है वो ऑलमोस्ट डबल है, वो ऑलमोस्ट 6.5, 6.6% पे है। तो जो इस प्रॉब्लम का पीक है तुम्हारे हिसाब से वो आ चुका है या आना है? जैसे डॉक्टर गुलेरिया कह रहे हैं एम्स के कि अभी
तीसरे हफ्ते में जाके जून में वो आएगा, तुम्हारा असेसमेंट क्या है? अब जैसे मैं इस विषय का कोई विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर गुलेरिया के राय से एकदम इत्तेफाक रखता हूँ कि अभी हम पीक के आसपास भी नहीं है, क्योंकि हम अभी 1.5 लाख के आसपास टेस्ट नहीं कर पाए। अभी अभी हमारी जो नेशनल कैपेसिटी है, हम 1.5 लाख टेस्ट पर डे भी नहीं कर रहे हैं। और जब हम करीब 3, साढ़े 3, 4, 5 लाख टेस्ट कर रहे होंगे प्रतिदिन, अगर हम करेंगे तो, अगर सरकार करना चाहेगी तो, तब जाके ये समझ में आएगा कि हम पीक पे हैं कि नहीं है। क्योंकि जब तक आपका कर्व फ्लैटन नहीं हो रहा है, आप कभी भी डाउनफॉल नहीं आपका जा रहा है। 10 दिन पहले आप 7,000 के एवरेज पे थे, उससे पहले 5 पे थे, उससे पहले 3 पे थे, आज 10,000 पार के एवरेज पे हैं। मतलब पूरी दुनिया में हमसे ज्यादा केस सिर्फ 2 देशों में आ रहे हैं प्रतिदिन, पिछले 1 हफ्ते से लगातार। तो पीक तो इसका मतलब अभी नहीं आया। कौन कौन से दो? अमेरिका और ब्राजील, ये 2 देश हैं जहां हमसे ज्यादा केस प्रतिदिन आ रहे हैं पिछले 7 दिनों में। अच्छा, वरना हम केस, हाँ, रोजाना केस आने में तीसरे स्थान पे जा चुके हैं। मतलब पिछले 7 दिन में WHO ने दिया था, उसमें नंबर 1 पे ब्राजील है, नंबर 2 पे अमेरिका है और नंबर 3 पे हम हैं। और जो तमाम लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ डेथ कम हो रही है और लोगों की अपेक्षा, तो उनके लिए भी एक बुरी खबर है कि WHO ने जो आखिरी 1 हफ्ते का आंकड़ा जारी किया है, उसमें भी हम प्रतिदिन मौतों के हिसाब से 6ठे नंबर पे हैं। यानी ओवरऑल जरूर हम 12वें नंबर पे हैं, पर पिछले 1 हफ्ते का रिकॉर्ड हमें 6ठे नंबर पे पहुंचा रहा है। ठीक अभिषेक, थैंक यू। बड़ी अच्छी, और तुम इस पे अच्छी पकड़ रखते हो। सोशल मीडिया पे मैं देखता रहता हूँ, तुम्हारे जो इस मामले में पोस्ट्स हैं वो बहुत ही, मैंने पाया है कि कॉन्क्रीट हैं और तथ्यगत हैं, और उनमें जो इशारा है लगभग वैसा ही हो रहा है चारों तरफ। तो मैं तुम्हें फॉलो करता रहता हूँ इसमें, इसलिए मैंने कहा तुमसे ही बात कर। थैंक यू। तो जैसा अभिषेक बता रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं, उन्होंने लगभग चीज़ों को अपने हाल पे छोड़ने का फैसला किया हुआ लगता है। थोड़ा थोड़ा वो कार्रवाई करते जाते हैं, जिससे एकदम से ऐसा न पता लग जाए कि वो भाग खड़े हुए हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली ऐसा कर रहे हैं जिससे ऐसा नज़र आता है। मसलन गुजरात में वो बहुत कम टेस्ट करते हैं। टेस्ट ऐसी जगहों पे करते हैं जहाँ पे रोगी नहीं होते हैं। जहाँ रोगी हैं, जहाँ क्लस्टर है, जहाँ ज़्यादा मामले, वहाँ वो टेस्ट नहीं करते, कम टेस्ट करते हैं। बंगाल में बहुत कम टेस्ट करते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, गुजरात और बंगाल में एक ट्रेंड आ रहा है कि यहाँ मृतकों की संख्या का जो प्रतिशत है वो काफ़ी आगे है, लेकिन रोगियों की संख्या का प्रतिशत काफ़ी नीचे है। तो जब आप टेस्ट ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा, सीधे लाश मिलेगी, लाश गिनेंगे आप। तो एक और तो ये चल रहा है। दूसरा है कि बहुत सारे राज्य हैं जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश वगैरह आते हैं, वो इसलिए बहुत कम टेस्ट करते हैं। वो सिर्फ उन पॉकेट्स में टेस्ट करते हैं जहाँ उनको लगता है कि रेड जोन है या ज़्यादा केस वेस हैं, वो भी लिमिटेड करते हैं। वो अपनी इन कारणों से उनका इस तरह का ट्रेंड आता है। बाकी जो बीच में एक एरिया है, जो शहरी आप कह सकते हैं, जिसमें दिल्ली आती है और दूसरी जगहें आती हैं, उन जगहों में टेस्ट वगैरह तो हो रहे हैं, लेकिन उनमें दूसरी तमाम तरह की अव्यवस्थाएं हैं जिनसे एक विद्रूप पैदा हो रहा है। टेस्ट लेकिन वो भी उस तरह से, उस परिमाण में नहीं कर रहे हैं जैसा अगर वो करें तो जो नतीजे होंगे वो दूसरे होंगे। हम नहीं, ये तो ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर टेस्ट किया जाए तो भारत के नतीजे जो अमेरिका से ज़्यादा बदतर होंगे। तो दुनिया में ये तथ्य जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनको छुपा सकते हैं या जो आप कर रहे हैं इसका किसी को पता नहीं चल रहा है। दुनिया की इस पे नज़र है हमारे अलावा, और वो सब लोग इसको देख रहे हैं। तो ये इस तरह की स्थिति इससे बन के आ रही है। फिलहाल आप जरा 2 लोमहर्षक वीडियो हैं, उनको देखिए। लोगों की तकलीफ है, एक बार उनको सुन लीजिए, फिर उनके विश्लेषण पे जाते हैं। और आप सुबह 3 बजे से आए हैं? जी भैया जी। रिपोर्ट दिखाओ ना, उनको रिपोर्ट दिखाओ। इनका नाम क्या है पेशेंट का? शशि नाम है भैया। महिपालपुर से आए हैं? जी भैया जी। और बुखार है, कान से खून निकल रहा है? कान से खून निकल रहा है भैया। मेरा छोटा बच्चा है भैया जी, बचा दो मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को बचा दो भैया। सारी रिपोर्टें बनी हुई हैं, सुबह मॉर्निंग से ये सारी रिपोर्ट है भैया जी। सिटी स्कैन से भैया जी कुछ कर दो भैया जी। अभी आपको कह रहे हैं कि किसी और अस्पताल ले जाओ? किसी और अस्पताल ले जाने को बोल दिया। इस तरीके से उसने अपने आप में ब्लीडिंग की। ओहो, सुबह सारा इंतजाम करवाया मैंने, सारे दिन बुलाया तो मैं भी बिल देके गया उनको। पापा
अब दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है बहुत बेड्स हैं, बहुत बेड्स हैं। ठीक हो गए थे, मैं तो लूंगी सर वीडियो। एकदम मैडम इनके गले में दर्द था, ठीक हो गए थे, एकदम ठीक हो गए थे, और अब एकदम से दिक्कत इन्होंने क्रिएट कर दी। मैं एम्बुलेंस में लेके गया हूँ, यहाँ से 8 हॉस्पिटल लेके गया, मुझे कह रहे यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ। कोविड पॉजिटिव पेशेंट, अरे कोविड पॉजिटिव है कहाँ से यार, कोविड पॉजिटिव बंदा मर जाएगा तो आप इनमें से एक वीडियो में आप देख रहे हैं कि वीडियो बनते समय कोई आदमी पीछे से बोल रहा है, वो दिल्ली सरकार का उसमें जिक्र करना चाहता है, केजरीवाल का नाम लाना चाहता है। इससे लगता है कि जो वीडियो बना रहा था उसके मन में ये टारगेट था कि वो केजरीवाल को या उस सरकार के बारे में जनता की धारणा में ये बात डालना चाहता है नकारात्मक तौर पर। हम जानते ही हैं कि केजरीवाल ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि यहाँ जो अस्पतालों की, प्राइवेट अस्पतालों की लॉबी है, वो दोनों राजनीतिक दलों कांग्रेस और बीजेपी से मिलके केजरीवाल को परेशान करना चाहती है। ये दोनों दल आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल की सरकार जो है वो जितने लोग मर रहे हैं उनको कोविड में न दर्शा के लाशों गिनती में हेराफेरी कर रही है। ये मामला हाई कोर्ट तक गया था, आप जानते हैं, और फिर हाई कोर्ट ने उस मामले में खैर राज्य सरकार को एक रिलीफ दी थी। बहुत से मामले एलजी तक पहुंच जाते हैं। तो इससे ये तो पता लगता ही है कि जो भी राज्य में जो सत्ता है और जो केंद्र में सत्ता है और जो अलग दल है, इनके बीच कोई सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे को इस बीमारी में शिकार कर लेने का भाव है। अहमदाबाद में हम कांग्रेस को उस स्थिति में पाते हैं कि वो अस्पताल और दूसरे मामलों में आलोचना करती हुई मिलती है, और ऐसा लगता है कि जो वहाँ सत्ता में है उसको भी ऐसा नहीं लगता कि उसे विपक्ष से बात करके और ये जो महामारी है इसमें मिलजुल के कोई काम करना चाहिए, उसको भी उनकी ज़रूरत नहीं महसूस होती। मुंबई में आप देख ही रहे हैं कि जो गए हुए मुख्यमंत्री हैं फडणवीस साहब, जो नहीं सत्ता में आ पाए, वो लगातार इस कोशिश में है कि किसी तरह फिर से दाएं बाएं रास्ते से सत्ता में आ जाए। उनकी वो एक्टिविटी आपको नज़र आती रहती, तो उनके वो बयान आते रहते हैं। जबकि मुंबई में इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप है, क्योंकि ये बीमारी जहाज़ों से उड़ के आई, जहाज़ों में जो दुनिया से लोग आए वो इसको लेके आए और फिर उन्होंने नीचे लोगों में इसको फैला दिया, और हमने उस समय इसका कोई उपचार नहीं किया जब वो जहाज़ों से आ रहे थे फरवरी में और मार्च में, और नतीजा ये है कि वो हमारे यहाँ काफ़ी बड़े हद तक फैल गई। चूँकि बम्बई औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है, वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर से आते जाते हैं, इसलिए वहाँ ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक था। और ऐसा उन दूसरी जगहों में भी हुआ जहाँ बाहर से लोग ज़्यादा आते हैं, और उन जगहों पर कम हुआ जहाँ बाहर से लोग कम आते हैं। ये साफ साफ है, इसमें कोई बहुत बड़ी जादूगरी की बात नहीं थी। ज़रूरत ये बात थी कि राजनीतिक लोग सब इस मामले में, चूँकि ये महामारी है, एक तो जो सत्ता में हैं उनको दरिया दिली और बड़प्पन दिखाना चाहिए, सबके साथ बात करनी चाहिए, जो वो लोग नहीं करते। और जो भी जहाँ जिस सत्ता में है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में हो, तो एक ये सभ्यता भी नहीं है और लोग ज़रूरत नहीं समझते। और इससे क्या होता है कि ऐसे मामले में भी राजनीति हो रही है, सूचनाएं आसपास नहीं है, आर पार नहीं है, एक दूसरे पे शक है, एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक स्कोर करने की आदत है। लेकिन इस सब से हमारे यहाँ जो स्थिति बन रही है वो बड़ी भयावह है। जैसा लोग कह रहे हैं, जैसा आप जानते ही हैं कि एम्स के जो निदेशक हैं वो बार बार इसको कहते रहे हैं, जो प्रधानमंत्री तक भी उनकी बात जाती है, तो वो ये कह रहे हैं कि अभी हमारा पीक नहीं आया है। अभिषेक ने भी ये बात कही कि अभी हमारे यहाँ जितना जो कुछ हो रहा है, जिससे हम दुनिया में 6वें स्थान तक पहुँचे हैं, ये हमारा पीक नहीं है। यानी हम लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा ग्राफ, ये कल राहुल गांधी ने भी ग्राफ जारी किया था, वो मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, तो उससे पता लगता है कि हमारे यहाँ बीमारी लगातार बढ़ रही है और सरकारों का जो रोल है वो धीरे धीरे पीछे होता जा रहा है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी पहले इस मामले पर खुद आके बोला करते थे, पहले शुरू में 2-3 बार बोले, लेकिन उसके बाद से अब जो भी लॉकडाउन का एक्सटेंशन हो रहा है उसमें उन्होंने अपने को पर्दे से पीछे खींच लिया, क्योंकि वो कोई भी ब्लॉट नहीं अपने ऊपर लेना चाहते कि उनके किसी काम से कोई काम खराब हो रहा है। वो सिर्फ अच्छे अच्छे काम में रहना चाहते हैं। तो अब उन्होंने अफसरों को आगे कर दिया है, तो अब जब भी जो घोषणाएं हो रही हैं वो दूसरे लोग कर रहे हैं। लेकिन अब चीज़ें कठिन होती जा रही हैं। अब हम जिस स्थिति में हैं,
जैसा अभी अभिषेक ने बताया भी कि हम जो रोगियों की बढ़त है उसमें तो तीसरे स्थान पर दुनिया में आ चुके हैं और बहुत जल्दी ही 3-4 दिन में हम दुनिया में चौथे स्थान पर ओवरऑल पहुंच जाएंगे। फिर हमारे यहाँ मृतकों की संख्या बढ़ने का मामला होगा। और उसने कहा, जो एक ज़्यादा गंभीर बात कही, कि हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अब हम लगभग 100% कंज्यूम करने की हालत में इस समय है। हालांकि केजरीवाल ये कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पतालों में सत्तारूढ़ दल ने, जो केंद्र में है, उसने मिलके कुछ सीटें बड़े बड़े लोगों के लिए रोक रखी हैं और उनको जनता के लिए इस्तेमाल नहीं होना जा रहा है, लेकिन वो बहुत थोड़ी होंगी। ओवरऑल हमारा अपना सिस्टम की जो भी ताकत है हेल्थ सिस्टम की, हम उसमें से ज़्यादातर कंज्यूम कर चुके हैं या कर रहे हैं इस समय। तो अब जब ये स्थिति जब बढ़ेगी तब हमारे सामने ये जो घटनाएं हुई हैं, जो आपने दृश्य देखे, जो आज नोएडा की खबर है, ये घटनाएं फिर बहुत बढ़ेंगी। बहुत सारे मरीज तो एम्बुलेंस तक नहीं पाएंगे, अस्पतालों में जगह नहीं होगी, और अस्पतालों में जगह हो भी तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर और नर्सें चाहिए। जो कोविड के मामलों में इस बीच अनुभव जिनको हुआ है, उनकी संख्या उतनी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती आ रही है। ये वक्त इस बात का नहीं है कि कोई पार्टी किसी दूसरी पार्टी पर इसमें स्कोर करे। ये जरूरत है कि इस समय सारी पार्टियां, सारे लोग, सारा देश मिलके एक साथ इस समस्या से लड़ने के लिए जो भी हमारे जो इस मामले के जानकार हैं, जो सुझाएं, उस पर सारे लोग अमल करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा संकट इस देश में आने वाला है। हम लोग आर्थिक रूप से बहुत कठिनाई में हैं और सामाजिक रूप से भी हमारे यहाँ राजनीतिक रूप से बहुत विभाजन है। इस समय बहुत जरूरी है कि इसको एक होके इसका सामना किया जाए। फिलहाल इतना ही। देखिए, इस तरह की दर्दनाक चीजें कम आए तो अच्छा है, लेकिन आ रही हैं तो इनको भी जिक्र करना जरूरी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।